नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ आईटी इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल का पेपर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है, कैसे होता है और प्रैक्टिकल का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये सभी जानकारी आपको डिटेल में मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है साथियों 2022 का पेपर है। ऊपर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट अगस्त 2022 में जो एग्जाम हुआ था प्रैक्टिकल का, वो पेपर आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह से सॉल्व करना था, इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और ट्रेड की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आप ट्रेड भी देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। और सेकेंड ईयर का पेपर है, जो कि एनएसक्यूएफ लेवल 5 का पेपर है, जो कि ट्रेड कोड आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 442 ट्रेड कोड है और प्रैक्टिकल का पेपर है। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं ये टोटल मार्क का कितना होता है और कितने घंटे आपको समय दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो आपको मार्क देखने को मिलता है 250 मार्क का ये पेपर आपका आता है, जिसमें आपको समय दिया जाता है। टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 घंटा लिखा गया है और इसमें सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें साफ तौर पे लिखा गया ऊपर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब कि सभी क्वेश्चन जो है साथियों आपको करना अनिवार्य है। ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने देखा होगा या बहुत सारे छात्र सेकेंड ईयर के होंगे, तो फर्स्ट ईयर में उनको देखने को मिला होगा कि कॉलेज वाले क्या कहते हैं कि आप दो ही केवल क्वेश्चन करें, मतलब कि आपको जो भी आ रहा है, चाहे आपका पहला आ रहा है या तीसरा आ रहा है या पहला आ रहा है या दूसरा आ रहा है या दूसरा आ रहा है या पहला आ रहा है, केवल आपको दो ही क्वेश्चन करना है। तो आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे वो कहते हैं वैसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के आपको नंबर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट अ हाफ वेव रेक्टिफायर। कहने का मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करें। ये आपका कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड। कहने का मतलब ये साथियों फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा किसी भी मोटर की गति नियंत्रण सॉरी डीसी मोटर की गति नियंत्रण का यहाँ पर परीक्षण करने की बात किया जा रहा है। तो इसको आप कैसे कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि ये आपका टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि थ्री चरण प्रेरण मोटर की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए परीक्षण की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है प्रैक्टिकल से संबंधित तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी पेपर आपको सॉल्व करके चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। जितने भी मेरे पास पेपर है सभी कुछ आपको सॉल्व करके दे देंगे। और पिछले जो साल के जो पेपर आए थे साथी वो किस तरह के आए थे, उसका मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उन पेपरों को भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण और परीक्षण करें। ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कौन सा हेडिंग यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे और उसमें साथियों आपको लिखना पड़ेगा। ऊपर आप देख सकते हैं उद्देश्य हेडिंग आप लिखिएगा, ठीक है। उद्देश्य हेडिंग आप लिखिएगा और इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा। आपको क्या लिखना है, जैसे कि ये आपका किस चीज का है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का है। तो यहाँ पर आप साथियों हाफ वेव रेक्टिफायर का आप कीजिएगा। तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ परीक्षण एवं उनका अध्ययन करना, ऐसे भी इतना लिख सकते हैं, या आपको अदर इसके बारे में बनाकर लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक लाइन का आपका होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब यहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जो आपका क्वेश्चन है उससे संबंधित आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको परिचय हेडिंग दागना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको देखना है और इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जैसे कि आपके इसके बारे में कोई भी आप जानकारी आपके पास है या आपको जानकारी है इसके बारे में, तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं या कम भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इंट्रोडक्शन में, देखिए अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ के परीक्षण में दो डायोड लगे होते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी धारा
और डीसी में परिवर्तित करते हैं। और अर्ध तरंग दृष्टिकारी में दी गई इनपुट एसी सप्लाई का केवल धनात्मक अर्धचक्र में चालान होता है। हमें एसी के प्रत्येक अर्धक्रम पर डीसी मिलती है। तो ये जो चीज़ होगी सातवीं परिचय होगी। मतलब कि आप जो यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो प्रयोग आप कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। मतलब कि आपको इस प्रैक्टिकल करने में किन-किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आप प्रयोग किए होंगे, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा वर्कशॉप में, वो चीज़ सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। जिसमें इसमें ज़रूरत पड़ती है जो कि डायोड की बात किया गया है, तो इसमें साथियों सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, कटिंग फ्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, चिमटी की ज़रूरत पड़ेगी, पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर हो गया, तो ट्रांसफार्मर कितने का है 220 से 6 वोल्ट से 0.6 वोल्ट, या डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर, ये सभी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। आप इसका यहाँ पर पेचकस, चिमटी और यहाँ पर कटिंग फ्लायर और जो यहाँ पर दिया गया है साथियों जो दिया गया है यहाँ पर प्लायर का, इन सभी का आप साइज़ भी लिखना चाहते हैं तो साइज़ भी लिख सकते हैं यदि आपको जानकारी है तो। इसके बाद अगला हेडिंग जो आपका पढ़ने वाला है, सुरक्षा सावधानियाँ और निर्देश का। यहाँ पर सावधानियाँ मतलब कि आप इस प्रयोग करते समय, मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आपका अगला हेडिंग पढ़ने वाला है, सुरक्षा सावधानियाँ और निर्देश का पढ़ने वाला है, तो इसमें आपको क्या लिखना होता है? इसमें साथियों आपको यही लिखना होता है कि आपने इस प्रयोग को किया, तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए किया, ताकि आपको कोई भी हानि ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है, जैसे जो इलेक्ट्रोलॉस्टिक होता है साथियों, ये संधारित्र को लगाते समय पोलैरिटी का ध्यान रखें। मतलब कि यहाँ पर साथियों कहना जा रहा है कि जो प्रयोग करें उसमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है अर्धतरंग दृष्टिकारी का परिपथ बनाते समय विशेष सावधानी से सभी संयोजन लगाएं। तीसरे नंबर पे परिपथ के सभी अवयव उचित क्षमता के हो। चौथे नंबर पे सभी संयोजनों को सोल्डरिंग उचित प्रकार से करें, मतलब कि अच्छी तरीके से करें। ये आपका हो गया साथियों 4। यदि आपको और भी जानकारी है तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ पर लिखा गया आप उतना ही करेंगे। यदि आपको और भी जानकारी है तो और भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों अगला हेडिंग आपका पढ़ने वाला है कार्यविधि, या बहुत सारे लोग इसका सिद्धांत भी हेडिंग दागते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कार्यविधि लिखना चाहते हैं या सिद्धांत यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो इसमें साथियों आपको करना क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपने कार्य कैसे किया, कार्य का मतलब प्रैक्टिकल आपने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे कि पहले स्टेप में आप लिखेंगे परिपथ आरेख, मतलब कि सर्किट जो डायग्राम है उसकी बात किया जा रहा है कि अनुसार नोटबुक पर बनाते हैं और नेक करते हैं या चेक करते हैं, या आप उसको डायग्राम भी कह सकते हैं, या आप इसको अलग से यहाँ पर जो डायग्राम आपने बनाया उसको डायग्राम को इंडिकेट करके भी आप दे सकते हैं। डायग्राम को आप फिगर नंबरिंग कर दीजिए और उसको आप लिख दीजिए कि इतने डायग्राम को ऐसे बनाते हैं और चेक करते हैं। दूसरे नंबर पे मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर, कैपेसिटरों और रेसिस्टेंसों को चेक करते हैं। जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है साथियों उसकी बात किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पे हो जाएगा एक चेचिस पर ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से लगाते हैं। ये आपका हो गया तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे हो गया ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों सिरों पर डायोड लगाते हैं। इस तरह साथियों आपका कार्यविधि हो गया। अब ये साथियों कार्यविधि होने के बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको परिणाम हेडिंग दागना पड़ता है। जी हाँ साथियों, परिणाम आप हेडिंग दागिएगा और इस प्रयोग को आपने कैसे किया वैसे आपको लिखना है। जैसे कि ये किस चीज का यहाँ पर है, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का, तो आपको लिखना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का परीक्षण हमने सफलतापूर्वक किया। ये आपका हो गया परिणाम में। और यही कितने नंबर का है साथियों, तो 100 नंबर का क्वेश्चन है। अब यही केवल आपका नहीं, इसका अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। तो फिगर आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। फिगर बनाएंगे तो फिगर पे आपको नंबर मिलेगा। अब ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मैंने फिगर कवर नहीं किया है, आप बना लीजिएगा आप बुक में देखकर। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है परफॉर्म स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाई फील्ड एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड, मतलब कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करें। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि विधि से यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए किया जा रहा है। तो हम इसमें प्रयोग करेंगे लियोनोर्ड विधि की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर
यहाँ पर क उद्देश्य में यहाँ पर लिखा भी गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो वॉट लेअलाउंड विधि से हम इसको नियंत्रण करेंगे। तो उद्देश्य सबसे पहले आपका हेडिंग होगा जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था। तो उद्देश्य हेडिंग आप दागेंगे और उसमें आपको लिखना है डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु वॉट लियोनार्ड कार्यविधि की जानना या वॉट लियोनार्ड विधि के द्वारा नियंत्रित करना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या और भी आप बनाकर यदि आपको जानकारी है तो आगे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको फिगर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जो कि इसका फिगर आप ज़रूरी है क्योंकि साथियों ये 100 नंबर का है, तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बनाते समय किन-किन औज़ार की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक सामग्री इन औज़ार में आप लिखिएगा। तो इसमें आपको इंसुलेशन कम्बिनेशन प्लायर जो कि 200 इसका साइज़ होता है, इसमें कितनी आपको कम्बिनेशन प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी? तो 1 प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 आप मात्रा में लिखिएगा। बाकी और भी यहाँ पर सामग्री जैसे कि इंसुलेटेड पेचकस हो गया, इलेक्ट्रीशियन चाकू हो गया, इसके बाद यहाँ पर साथियों आपका थर्विन्स स्विच हो गया, इसके बाद रियोस्टेट हो गया, इसके बाद यहाँ पर आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीवीसी तार देखने को मिलेगा, आईसीडीपी स्विच देखने को मिलेगा, सीरीज टेस्टिंग वार्ड और उसके बाद बस बार की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ मशीनें भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया एसी 3 फेज आपका मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया और यहाँ पर केवल जनरेटर की बात किया गया है, सॉरी मोटर की बात किया गया है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर जनरेटर ना यूज़ करेंगे, केवल मोटर यूज़ करेंगे। इसके बाद साथियों आपको आगे यहाँ पर लिखना है कार्यविधि, मतलब कि आप इस प्रयोग को कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी सामान लेकर मशीन तक जाएँ। देखिए, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। तो सभी सामान लेकर मशीनों तक जाए, ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 3 फेज इंडक्शन मोटर को जनरेटर के साथ कपलिंग करें, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हो गया 3 फेज मोटर को या मोटर का आईसीडीपी व स्टार्टर के साथ कनेक्शन करें। इसके बाद चौथे नंबर पे हो गया जनरेटर की आउटपुट को बस बार के साथ जोड़ें। पाँचवें नंबर पे फील्ड रियोस्टेट के वोल्टेज को नियंत्रित करें। छठवें नंबर पे मोटर की फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई बस बार से दें। सातवें नंबर पे मोटर को स्टार्टर द्वारा ऑन करके चलाएं। आठवें नंबर पे आपको लिखना है डीसी जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज, डीसी जनरेटर की जो वोल्टेज है उसको नियंत्रित करें। और 9वें नंबर पे हो गया बस बार की सप्लाई से डीसी मोटर की गति नियंत्रित करें। ये आपका साथियों कार्यविधि में आप 5 या 6 लिख सकते हैं या आपको ज़्यादातर जानकारी है तो आप 10-12 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ेगा साथियों सावधानियाँ का, और इसमें आपको प्रयोग करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने इस प्रयोग को किया, ये सभी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर पे हो गया मोटर के घूमने की दिशा सही नहीं होनी चाहिए, गलत हो तो कई एक फेज वापस में बदल दे ताकि वो सही हो जाए। और दूसरे नंबर पे अनुदेशक महोदय से अनुमति, मतलब कि जो यहाँ पे टीचर है उनसे आप मशीन के बारे में आप जानकारी ज़रूर लें। तो ये आपका 2 हो गया सावधानियाँ। अब साथियों इसमें आपकी क्या ज़रूरत पड़ती है, परिणाम की हेडिंग आपको डालना है और इसके बारे में आपको लिख देना है साथियों कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि को सफलतापूर्वक हमने परीक्षण किया। ये आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर कहा भी जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फील्ड और आर्मेचर नियंत्रण विधि द्वारा डीसी मोटर की गति नियंत्रण करे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, तो टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब कि 3 चरण प्रेरण मोटर की निरंतरता और इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए परीक्षण। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। और साथियों मैं आपको बता दूं मेरे पास जो बुक है उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा था। यदि आपके पास इसका जो भी अलग बुक है, मेरे पास अरिहंत का बुक है, आपके पास अलग बुक होगा तो जरूर आप फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, क्योंकि साथियों मेरे पास ये जो है प्रयोग मेरे बुक में नहीं दिया गया। आपके बुक में होगा तो ज़रूर भेजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।